नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 30 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों की संख्या 438 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भले ही सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने निजी स्वार्थ के कारण इसकी धज्जियां उड़ाकर अपने और दूसरों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा नामको में स्थित ग्रामीण बैंक में देखने को मिला, जहां 500 रुपए जनधन खाता से पाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं खाता खुलवाने के लिए पहुंच गईं। सबसे खास बात यह कि इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। सोशल डिस्टेंसिंग की भले ही बात अच्छी लगती हो, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच जैसे ही ये पता चला कि जनधन खाता में 500 रुपए दिए जाएंगे, तो यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। बैंक में आप देखेंगे कि ये नामकुम में स्थित ग्रामीण बैंक है, जहाँ पे सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो मूल पाठ है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, उसका लगातार उल्लंघन होता हुआ दिख रहा है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आप बताइए, जो ये किस तरह का अकाउंट खुल रहा है भाई? जनधन के लिए खोल रहा है लोग सब आ रहा है। जनधन के लिए इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? ये तो आप ही देख सकते हैं, हम कितने मना करने से नहीं सुनता है लोग, कोई नहीं सुनता है। कितनी बार बोला जा रहा है कि भाई कम से कम दूर से खड़ा हो। सुबह 8 बजे से लाइन लगा के हुआ है। ये स्थिति है। आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच गए और जैसे ही जानकारी मिली कि हर महीने 500 रुपये इस अकाउंट में आएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा ये मुहैया कराई जाएगी, तो सैकड़ों लोग जो हैं कतारबद्ध होकर के यहाँ पर पहुँचे हैं और सिर्फ अकाउंट खोलने के लिए। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, खास करके जो पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इसकी कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है, और जिसके कारण से ये बहुत बड़ा संक्रमण का खतरा यहाँ बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले के 400 प्रवासी मजदूर नेपाल में फंसे हुए हैं। दरअसल ये सभी मजदूर एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे और कोरोना बंदी के दौरान प्लांट बंद होने की वजह से घर लौटना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सभी मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें वापस बुला लिया जाए। और इधर गुमला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए स्थानीय कलाकारों की मदद ली जा रही है, जो यमराज और कोरोना बनकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कि लोगों को जो सामाजिक दूरी बनाए रखनी है और कोरोना का जो खतरा है उससे डर लगे, तो इस तरह का अगर यमराज या कोरोना वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी इंप्रेशन जाता है कि हमें दूर रखना है, और वो भी अपने अभिभावकों से इस तरह का अपील कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि इसका सकारात्मक असर हमारे लोगों पर पड़े। सरकारी उदासीनता के कारण राज्य के ज्यादातर आयोग में इन दिनों बदहाली छाई है। आलम यह है कि कहीं अध्यक्ष की कुर्सी खाली है, कहीं सदस्य ही नहीं है। लिहाजा ऐसी हालत में संवैधानिक संस्थाएं दिखावा बनकर रह गई हैं। राज्य में ज्यादातर आयोग की हालत इन दिनों बेहद ही खराब है। सूचना आयोग समेत कई आयोग में सरकारी उदासीनता की वजह से कामकाज पूरी तरह ठप है। वहीं अब राज्य निर्वाचन आयोग में भी हालात ऐसे ही बन रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त NN पांडे का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे हालात में समय पर नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने से नगर निकाय चुनाव के साथ साथ इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले पंचायत चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं। निर्वाचन का कार्य संपन्न होगा और इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं के तहत जो आयोग के कार्य हैं उनका निर्वहन आयोग द्वारा किया जाता रहेगा। आइए नजर डालते हैं ऐसे आयोग पर जहां अध्यक्ष और सदस्य नहीं होने के कारण कामकाज बुरी तरह प्रभावित है। राज्य सूचना आयोग, लॉ कमीशन,
बाल संरक्षण आयोग, राज्य के 22 जिलों में स्थित उपभोक्ता फोरम, राज्य खादी बोर्ड, मानवाधिकार आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे, महिला आयोग में सदस्यों के 2 पद खाली। इनमें सबसे बुरी हालत लॉ कमीशन की है, जो एक आदेशपाल के भरोसे चल रहा है और वहां भी काम करने के बावजूद आदेशपाल को नवंबर 2019 से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग का अभी झारखंड राज्य विधि आयोग अभी एक्सटेंशन नहीं हुई है, इसलिए हम लोग को अभी तनख्वाह वगैरह है जो रुका हुआ है। और हमारा 3 कर्मचारी लिपिक एक वहाँ हैं, 2 आदेशपाल प्रतिनियुक्ति पे वहाँ हैं, हम यहाँ हैं विधि आयोग में। जब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं आएगा, नियुक्ति नहीं होगा, तब तक सूचना आयोग में नियुक्तियां नहीं होंगी, क्योंकि 3 की कमेटी है। ये 3 कमेटी जब नाम रिकमेंड करेगी तब वो राज्यपाल के यहाँ जाएगा और फिर राज्यपाल उसको विधिवत नियुक्ति करेंगी और उसको शपथ दिलाएंगे। आपके यहाँ जितने कमीशंस है, या तो लोग रिटायर कर गए या रिटायर करने वाले हैं या इंचार्ज हैं। आयोग के खाली पड़े पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने फरवरी महीने में तैयारियां शुरू की थी। सरकार के पास राजनीतिक, गैर राजनीतिक लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी पहुंच गई थी, लेकिन इसी बीच कोरोना संकट ने मनोनयन पर ग्रहण लगा दिया। बहरहाल आयोग को अपने पुराने दिनों का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। और उधर भ्रष्टाचार के खिलाफ हेमंत सरकार एक्शन में है। सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने और एसीबी जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनियमितता के 2 बड़े मामलों में कार्रवाई का आदेश दिया है। धनबाद नगर निगम में कंप्यूटर और उपकरण खरीद में गड़बड़ी को लेकर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त मनोज कुमार, तत्कालीन उप नगर आयुक्त प्रदीप कुमार प्रसाद और अनिल कुमार यादव के खिलाफ प्राथमिकी के आदेश दिए गए हैं। वहीं कनीय पर्यवेक्षक और भंडारपाल हरीश चंद्र पांडे और लेखापाल अनिल कुमार मंडल को निलंबित करने का काम किया गया है। आपको बता दें कि सीएम ने निरंजन कुमार के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच एसीबी से कराने के आदेश दिए हैं। निरंजन कुमार पर पैरवी और पहुंच के बल पर JUSNL और जरेडा का निदेशक वगैरह कोई आहर्ता बनने का आरोप है और 27 जनवरी 2019 को प्रतिनियुक्ति अवधि खत्म होने के बाद भी निरंजन कुमार जरेडा के निदेशक बने रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हेमंत सरकार पूरे एक्शन में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से धनबाद नगर निगम में कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों की खरीदारी हुई और उसमें वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आया है, उसके बाद आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कई के निलंबन हुए हैं और कई पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा जरेडा के तत्कालीन निदेशक निरंजन कुमार पर भी गाजगिरी है। निरंजन कुमार पर अपने पद का दुरुपयोग कर विभागीय पैसों का अवैध रूप से निकासी करने का आरोप है। निरंजन कुमार के मामले की जांच अब एसीबी करेगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरे मामले की जांच करी जा रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और उधर झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल उठा है। दरअसल लोहरदगा के एक व्यवसायी करंट से झुलस गया था, जिसके बाद परिजन जब उन्हें चानो सीएचसी लेकर गए तो चानो सीएचसी के डॉक्टर ने व्यवसायी को मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। लेकिन रिम्स लाने पर डॉक्टरों ने देखा कि जिस व्यवसायी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है उसकी धड़कनें चल रही हैं। हालांकि बाद में इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत हो गई, लेकिन इस घटना से चानो सीएचसी के डॉक्टर सवालों के घेरे में हैं। लोहरदगा के कैरो गांव के जितेंद्र को करंट लग गया था और गंभीर स्थिति में उसे बगल के चान्हो सीएचसी में ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। और जब पोस्टमार्टम के लिए शव को रिम्स भेजा गया तो पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टरों ने देखा कि उसमें धड़कनें शेष हैं, जीवन शेष हैं, और फिर उसे इमरजेंसी में भेज दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चान्हो के डॉक्टर ने बिना मरीज को देखे ही उसे मृत घोषित कर दिया था या फिर पूरा मामला क्या है, इसके लिए अब जांच के आदेश भी दिए जा रहे हैं। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची।
धनबाद स्थित एसबीआई अपना जोनल ऑफिस धनबाद से देवघर शिफ्ट कर रहा है। इसकी सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी है। वहीं एसबीआई के इस निर्णय से व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। व्यवसायी इसका विरोध कर रहे हैं और इसे गलत फैसला बता रहे हैं। ये हम लोग की समझ से परे है, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है और ये देखा है, हमेशा ये महसूस किया है कि विलय भी जो होता है वो छोटी ब्रांच में बड़ी ब्रांच का नहीं होता है, बड़ी ब्रांच में ही छोटी ब्रांच का विलय होता है। तो यहाँ तो उल्टी धारा बह रही है। हम लोग ये कह सकते हैं कि गंगा जी की धारा यहाँ पे उल्टी हो गई है। तो एसबीआई किस कारण से ये कर रहा है ये बात हम लोग को समझ में नहीं आ रही। लेकिन हमको लगता है कि इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक कारण है, जिनके चलते मुझे लगता है कि ये विषय आने वाले समय में एक बड़ा रुख लेगा, बड़ा रूप लेगा। और एसबीआई के जो प्रबंधन है, कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे उसके अंदर में जो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा आर्थिक लाभ और हानि का पालन देख रहे हैं। नुकसान कितना होगा ये तो कल्पना के बाहर है। और केवल आर्थिक नुकसान जो है ये तो एक महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन मानसिक नुकसान जो है ये धनबाद को बहुत बड़ा होने वाला है। धनबाद जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थान रखता है, ये किस राजनीति का शिकार हो रहा है, किस मनोभावना का शिकार हो रहा है। धनबाद के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी रांची में साइबर अपराधियों की ठगी का नया तरीका सामने आया है। अपराधियों ने नाबालिग लड़के को इंस्टाग्राम पर ब्लैकमेल कर उसके माता पिता के खाते से 81,000 रुपए निकाल लिए। इसे लेकर चूटिया के परमजीत सिंह ने थाने में मामला दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक साइबर अपराधियों ने उनके बेटे को इंस्टाग्राम पर पहले एक आपत्तिजनक फोटो भेजा, फिर उसे ब्लैकमेल किया। अपराध की दस्तक इन दिनों हर तरफ देखने को मिल रही है। ताजा मामला चोटिया थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर साइबर अपराधियों ने एक बच्चे को ब्लैकमेल करते हुए उसके अभिभावकों के खाते से 81,000 रुपए नकद की निकासी कर ली है। फिलहाल अभिभावकों ने यहां पर कंप्लेन दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि बच्चे के इंस्टाग्राम साइट पर एक फोटो वायरल किया गया, जिसके बाद उसे डरा धमकाते हुए ये 81,000 रुपए उनके खाते से निकासी की गई है। फिलहाल पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी है और अपराधियों की धरपकड़ का प्रयास हो रहा है। कैमरामैन राजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा में बिजली विभाग कार्यालय परिसर में रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि काम करने के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन आग लगने के बाद लपटें तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद दमकल के कर्मियों को बुलाया गया। लेकिन जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते, आग ने भयावह रूप अख्तियार कर लिया था। बाद में काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और एक तो गर्मी, उस पर कोरोना बंदी, लेकिन इसके बावजूद पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में डटे हुए हैं। कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे पुलिस जवानों का कहना है कि ड्यूटी तो करना ही है, चाहे गर्मी हो या बरसात। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो झारखंड की पुलिस है वो नंबर 1 पे है। और मौसम का जो मार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रचंड गर्मी बढ़ रही है, बावजूद उसके जो जवान हैं उनका मनोबल को वो नहीं तोड़ पा रहा है। जवान 24 घंटे ड्यूटी में डटे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं गर्मी और लू लगने की भय भी सता रही है, परंतु उसके बावजूद वो ड्यूटी में तैनात हैं। हम बात करना चाहेंगे कि साहब ये बताइए कि किस तरह से ड्यूटी कर इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है? गर्मी सर पड़ रहा है कोरोना महामारी में, जो अभी गर्मी 40 से ऊपर ही चल रहा है सर, लेकिन फिर भी हम लोग हमारा जवान से ड्यूटी कर रहा है। गाड़ी भी जो है इधर उधर जो होता है तो हम लोग पूरा चेक कर रहे हैं। क्या लू और गर्मी से बुखार का भी भय कहीं ना कहीं? तो ये सो तो होता ही है सर, बुखार उखार का तो है, लेकिन हम लोग सर डटे हुए हैं इसके लिए। हम ड्यूटी जो है 80-90% सर हम कर रहे हैं अभी। तो जैसा कि लू लगे या गर्मी हो, कितना भी ज़्यादा मुश्किलात हो, बावजूद उसके जवान जो हैं 24 घंटे ड्यूटी पर डटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। 1-2 दिन में खुल सकता है जमशेदपुर के टिल्को स्थित टाटा मोटर्स कंपनी। बिष्टुपुर की सर्किट हाउस में राज्य के मंत्री चंपई सोरेन ने टाटा मोटर्स के अधिकारियों के साथ बातचीत की और जल्द टाटा मोटर्स खोलने का आश्वासन दिया। मंत्री ने बताया कि सीएम मजदूरों की समस्याओं को लेकर चिंतित हैं। जो यहाँ हम लोग, हमारा 3 विधायक है, रामदास सोरेन है, मंगल कलिंदी है, संजीव सरदार है,
ये टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट के साथ हम लोग चर्चा किया। टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है आदिपुर औद्योगिक क्षेत्र। टाटा मोटर्स भी तैयार हो गया है। कल भी एक राउंड हम लोग बैठक किया। आज मुख्यमंत्री के साथ हमने चर्चा किया। कोरोना काल में विधायक फोन से अपने क्षेत्र की समस्या सुन रहे हैं और उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय फोन से समस्या सुनकर उस पर एक्शन लेते हैं। वहीं वे एक वेबसाइट भी बना रहे हैं जहां वे लोगों की समस्या ऑनलाइन देख सके। उन्होंने कहा है कि आज नहीं प्रॉब्लम है। स्वच्छता अभियान के रूप में भी हमारी नालियां बजा रही हैं, कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है, कहीं बिजली कट जा रही है। तो ये सारी शिकायतें हम लोगों के पास आ जाएं, तब हम निपटारा कर सकेंगे। इसलिए मेरा यही प्रयास है कि अधिकतम शिकायतें हमारे पास पहुंचे, और जो शिकायत पहुंचाएगा हम उसको शाबाशी देंगे। हम तो कहते हैं जो हमारी आलोचना करेगा, काम यहाँ नहीं हो रहा है, हम उसको शाबाशी देंगे कि भैया आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं। सरायकेला नगर पंचायत प्रशासन कोरोना बंदी में ठप पड़ी टैक्स वसूली कार्य को एक बार फिर शुरू कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की सालाना टैक्स वसूली को लेकर फरवरी महीने में जोर शोर से काम चल रहा था, लेकिन इस बीच कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच नगर पंचायत प्रशासन ने इसे रोक दिया था। लेकिन राजस्व को गति देने के लिए एक बार फिर सरायकेला नगर पंचायत अब टैक्स वसूली का काम करेगा। अच्छा रेवेन्यू जनरेशन का मंथ होता है, मैक्सिमम नगर रेवेन्यू हमारा इसी मंथ में आता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो हमारा 19-20 का लगभग 10,29,000 रुपया अभी भी चल बकाया है। ये कदम इस समय पर सही नहीं है। जहाँ तक मैंने अभी हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है कि वैश्विक महामारी और यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि यहाँ नीचे तबके के ज़्यादा लोग रहते हैं। पाकुड़ में पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस ने एक गरीब मजदूर जो काफी बीमार था उसे अस्पताल पहुंचाया। दरअसल मरीज ई रिक्शा से अस्पताल जा रहा था, लेकिन जब रिक्शा बिगड़ गया तो स्थानीय लोगों ने एसपी को फोन कर दिया। एसपी खुद मौके पर पहुंचे और मरीज को अस्पताल पहुंचवाया। खराब थी उनकी, अभी यहाँ पर गाड़ी उनकी खराब हो गई। सदर अस्पताल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जाने में असुविधा हो रही थी। एसपी साहब को यहाँ से फ़ोन किया गया और उन्होंने अच्छी तत्परता दिखाई। एक गाड़ी तुरंत रोका गया, टाउन थाना के इंचार्ज भी आ गए। अच्छा एक पहल दिखा पुलिस की तरफ से। ये लॉकडाउन के कारण बेचारा एकदम असहाय घर में पड़ा हुआ था और ये काफ़ी बीमार है। हम लोगों ने सक्रियता दिखाई है और हम लोग इसको अपने स्तर से मेडिकल एड दिलाने के लिए इसको अभी अस्पताल ले जा रहे हैं। थे जिन्होंने हमको दिया है, तो उनसे हमको मालूम हुआ कि ये इसका तबीयत बहुत ख़राब है और यहाँ के पास ये निस्सहाय यहाँ पड़ा हुआ है, ये एसडी ऑफिस के पास। तो हमने तुरंत जो है अपना थाना प्रभारी को बोला और मैं खुद स्वयं यहाँ आया, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला था। पलामू टाइगर रिजर्व में ग्राम सभा दल ने अवैध लकड़ी को जब्त किया है। सभी कीमती लकड़ियां तस्करी के लिए रखी गई थी। वहीं डीएफओ ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। आज जैसे सूचना मिली मैं भी यहाँ पहुँचा। ग्रामीण लोग काफ़ी जागृत थे और इन्होंने मेरी उपस्थिति में वन कार्यालय को खोलने के लिए, क्वार्टर को खोलने के लिए कहा गया और यहाँ जो है इतनी लकड़ियाँ बरामद हुई है। मामले पर विभाग ये गंभीर है। अगर हम लोग गंभीर ये नहीं होते तो हम लोग का मामला जैसे ही संज्ञान में आया हम लोग यहाँ पहुँचे और हम लोग यहाँ पे जाँच कर रहे हैं। मतलब विभाग जो है पूर्णतः गंभीर है और गंभीरतापूर्वक हम लोग जाँच करके जो भी लोग दोषी होंगे उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आजादी के दशक बीत जाने के बाद भी झारखंड राज्य का चतरा जिला आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। न तो यहां आवागमन की समुचित सुविधा है और न ही बदहाल सड़कों के अलावा यहां यातायात के कोई साधन है। जंगल पहाड़ों से घिरा यह जिला शाम होते ही टापू में तब्दील होकर रह जाता है। जिले की लाइफलाइन माने जाने वाला NH-99 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो चुका है, लेकिन सरकार की इस तरफ अभी तक नजर नहीं पड़ रही है। 15 किलोमीटर पड़ता है सर, पूरा रोड खराब है। हम लोग डेली आना जाना इसमें लगता है, डेली इंसिडेंट होता है चतरा घाटी में।
और ये रोड में भी बहुत दिक्कत होता है, चक्का उठ जाता है एका का, डेली टायर पंचर होता है, क्या करें मजबूरी में चलना पड़ता है। ये जो रोड है NH-99 जो झारखंड को बिहार से जोड़ता है, और इस रोड में जहाँ तक हमें अभी तक दिख रहा है रोड में गड्ढा में रोड है, रोड में गड्ढा नहीं है। यहाँ पे लोग जब घर से चलते हैं तो अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं तो उन्हें बहुत शुक्रगुजार होते हैं कि हम मंजिल तक पहुँच गए हैं, क्योंकि इस रोड में आए दिन घटना होना आम बात है। कुल्हान के जंगलों में इन दिनों बंगाल के बीड़ी पत्ता माफिया काफी सक्रिय हैं। सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित ग्रामीण इलाकों में बीड़ी पत्ता माफिया बेखौफ होकर पत्ता इकट्ठा कर रहे हैं और उसे बंगाल भेज रहे हैं। लेकिन इस मामले में वन विभाग और पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी कहने से कतरा रही है। अंतर्गत और हाटगमरिया थाना क्षेत्र, कुमारडोंगी थाना क्षेत्र, हाटगमरिया थाना क्षेत्र में, जेटिया थाना क्षेत्र में इस बार अवैध रूप से बीड़ी पत्ता का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसमें वन विभाग का भी मिली भगत है। इस बार विगत साल की तरह इस बार भी वन विभाग की ओर से टेंडर नहीं किया गया है। हजारीबाग एसपी कार्तिक एस ने आज बड़कागांव और चुरचू थाना प्रभारी समेत 2 दारोगा को निलंबित कर दिया। बड़कागांव में एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में पिटाई का मामला सामने आया था। वहीं दूसरी घटना चुरचू थाने की है, जहां थाना प्रभारी पर जब्त किए गए ट्रैक्टर को रात के अंधेरे में थाने से निकलने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच कर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, तो इसका जब हम लोगों का मामला संज्ञान में आया तो तब से इसका निष्पक्ष जांच कराया गया था SDPO सदर के माध्यम से, जिनके आवेदन के आलोक में जो है इस पूरे मामले में थाना प्रभारी बड़कागांव और उस थाना में पदस्थापित 2 परीक्षमान कुमारी जो है दोषी पाए गए हैं। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र एक्कागोड़ी समेत आसपास के कई गांव में स्वीट कॉर्न की खेती कर किसान अपने जीवन में मिठास लाने के साथ पैसे भी कमा रहे हैं। बॉक्साइट नगरी से प्रसिद्ध लोहरदगा जिला अब स्वीट कॉर्न की खेती को लेकर चर्चा में है। यहां के किसान पहली बार मदर डेयरी के प्रशिक्षण और सहयोग से स्वीट कॉर्न की खेती में किस्मत आजमा रहे हैं। हमने लोहरदगा जिला में एक नया प्रयोग के रूप में अपने फार्म पे करीब 2 एकड़ पे स्वीट कॉर्न का जो है खेती की है। जो ये स्वीट कॉर्न हम लोगों को मदर डेयरी की ओर से प्रोत्साहन के लिए हम लोगों को बताया गया कि इसको किस तरह से लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, सारा तकनीकी दिशा निर्देश हमने मदर डेयरी की ओर से हमको मिला। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के